बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 5 जो एक गजल है जिसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ के शुरुआत में हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुरा नवादा गांव में 1933 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। यह प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनका साहित्य जीवन आरंभ हुआ। वे वहां की साहित्य संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। इन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पवायु में इनका निधन 1975 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य से है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। गीति नाट्य से है एक कंठ विश्व पाई। उपन्यास से है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। लेखक दुष्यंत कुमार की साहित्य उपलब्धियां अद्भुत है। इन्होंने हिंदी में गजल विद्या को प्रतिष्ठित किया। इनके कई शेर साहित्य एवं राजनीतिक जमवाड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी इन्होंने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। गजल के बारे में वे लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि गजल को किसी की भूमिका की जरूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूं। ये प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूं ये भी चाहता हूं कि वो आदमी उसे पढ़े और समझे। इनकी गजलों में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का काफी प्रयोग किया है। जैसे गजल है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक कंठ विश्व पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण व बहुप्रसिद्ध कृति है। कविता का सारांश है कि साये में धूप गजल संग्रह से यह गजल ली गई है। गजल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहां भी उसे शीर्षक न देकर केवल गजल कह दिया गया है। गजल एक ऐसी विद्या है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर लुक का निर्वाह और दो अंतःवस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। इस गजल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गजल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश में मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कवि राजनीतिकों के झूठे वायदों पर व्यंग करते हैं कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जाना ठीक समझते हैं। वो उन लोगों की जिंदगी के सफर को आसान बताते हैं जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़े समय के लिए सही, हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसकी सत्ता को चुनौती देते हैं। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहते हैं। इस पाठ से गजल है,
कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज स्थिति यह है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं। दूसरे शेर में कवि कहते हैं कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देते हैं। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है। गजल है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। इस पंक्ति में कवि आम व्यक्ति के विषय में बताते हैं कि ये लोग गरीबी वर्षों से जीवन को जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी ना हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। इनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोगों ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण का राज शांति से चलता है। दूसरे शेर में कवि कहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वो सपना तो है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, इस कल्पना को जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह उनका जीवन कट जाता है। गजल है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बकरार हूँ आवाज के असर के लिए, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ए एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। पहले शेर में कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताते हैं। आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर यानी क्रांति की चिंगारी हो, इनकी आवाज बुलंद हो तथा आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। दूसरे शेर में कवि शायरों और शासकों के संबंधों के बारे में बताते हैं। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं। इसे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अथाड़ कविता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। तीसरे शेर में शायर कहते हैं कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक जिए वो मानवीय मूल्यों के मानते हुए शांति से जिए, दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे।